और सर कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत बिहार से लौटे आप, चर्चा यही करी जाएगी दोस्तों, बस हम शुरू कर रहे हैं के साथ। नमस्कार, रैन भारत मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। चूंकि बिहार में चुनाव है तो बिहार से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बिहार में इस बार क्या प्रशांत किशोर कुछ चमत्कार करने जा रहे हैं? बिहार में इस बार क्या नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिहार में इस बार क्या तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन मिलकर कुछ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इन तमाम मुद्दों पर लगातार नेशनल मीडिया में चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम बारीकी से बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार मिश्रा जी का मैं परिचय आपको बता दूं तो पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं, और अब जब ये 1 महीने के दौरे पर पहुंचे थे बिहार, 1 महीने के पूरे दौरे पर वहाँ बिहार पहुंचे थे, तो इन्होंने समझा है वहाँ की बारीकियों को, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को, वहाँ की जनता के मिजाज को, और वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को लोग कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये आपने समझाया। एक चीज़ और बता दूं, प्रोफेसर साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर एंकरिंग की बात की जाए तो एंकरिंग के क्षेत्र में इनका योगदान लगातार काम आ रहा है देश के भी और पत्रकारिता के छात्रों को भी। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल जी, बिहार आप गए, जी घूम कर आ रहे हैं, अभी मेरी मुलाकात आपसे जब बिहार से आप लौटे हैं तो हुई है बड़े दिनों बाद। क्या लग रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर रैलियां कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं राहुल गांधी की तरह, इधर बीजेपी ने अपना पैटर्न, वही वाला पैटर्न शुरू कर दिया है, तेजस्वी यादव की अपनी परिस्थिति बन रही है, तो बिहार में इस बार क्या खिचपिच होने वाली है? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही अदब के साथ एन भारत के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बिहार का जो ये चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बाकी पिछले कई चुनावों से हटकर होने वाला है। उसके पीछे की कई वजह हैं। इस बार चुनाव में जो मैं देखकर आया हूं, जो मैंने समझा है, वो नारा जो है पुरानी, मतलब क्या कहते हैं कि जात पात वाली बात नहीं रहने वाली है। इस बार मुद्दा जो है पाकिस्तान या चीन नहीं बनने वाला है। इस बार जो बिहार का मुद्दा है वो बिहार और बिहारी अस्मिता है। इस बार जो बिहार चुनाव में विशेष रहने वाला है वो बिहार के वो लोग जो बिहार में नहीं हैं, बिहार के बाहर हैं, वो इस बार चुनावी मुद्दा बनने वाला है। बिहार में चुनावी मुद्दा शिक्षा बनने वाला है, बिहार में चुनावी मुद्दा स्वास्थ्य बनने वाला है, बिहार में चुनावी मुद्दा रोजगार बनने वाला है। नहीं, ये बातें अच्छी हैं, आप कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है ये नारे लेकर चल रही है जी, लेकिन चुनाव आते आते होता क्या है कि मुद्दा तो पहले रोजगार होता है, लेकिन चुनाव आते आते रोजगार की जगह रुपया मुद्दा हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समीकरण बता रहा हूँ कि बिहार में एक नई एंट्री के तहत राजनीति में प्रशांत किशोर जी की हुई है। प्रशांत किशोर अभी से पहले, बिहार चुनाव की इन चर्चाओं से पहले, एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे। प्रशांत किशोर जी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी के लिए वो राजनीतिक सलाह देते रहे हैं, और उनकी सलाह से कई राज्यों में राजनीतिक दलों को लाभ हुआ है। कई राज्यों में प्रशांत किशोर का दावा है कि 12 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने में अपना सहयोग किया है। भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने उनको मदद पहुंचाई 2014 के चुनाव में। अब ये पिछले लगभग 3 वर्षों से बिहार के प्रत्येक गांव में घूम रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक गांव में। आज वर्तमान समय में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, जितनी पद यात्रा इन्होंने की है उतनी बड़ी पद यात्रा लगातार किसी नेता ने की है आज तक नहीं। आज तक वर्तमान समय में, आज तक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गांधी हो सकता है अपने दौर में हुए हों, लेकिन वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूं, तो वर्तमान समय में कोई नहीं है। दूसरी चीज, अब इनके यात्रा का असर मैं बता रहा हूं। अभी ये गांव गांव यात्रा करने के बाद कह रहे थे
कि अगर बिहार में जनसुराज, अगर नहीं बिहार में जनसुराज आएगी और आने के बाद हम बिहार की महिलाओं को, बुजुर्गों को 2000 रुपया बतौर पेंशन देंगे। इससे पहले भी बिहार में पेंशन का चलन था, पिछले 10-12 सालों से जो वर्तमान सरकार है वो दे रही थी 400 रुपये पेंशन। अच्छा, 400 रुपया महीने का। लेकिन प्रशांत किशोर के इस एंट्री के बाद, उनके इस चलन के बाद, ऐसा प्रशांत किशोर का दावा है कि सीधे इस समय जो एनडीए की सरकार है और उसके जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, तो इन्होंने घोषणा किया कि अब से जो बुजुर्गों का पेंशन है वो 1100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। प्रशांत किशोर तुरंत सामने आते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं अपने पदयात्रा के दौरान ही, और कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर के पदयात्रा का और प्रशांत किशोर की प्रभावी ढंग से बात रखने का असर है। नहीं तो क्या आप कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं प्रशांत किशोर? वही बातें कर रहे हैं जो बातें केजरीवाल करते आए हैं, जो बातें नरेंद्र मोदी करते आए हैं, जो बातें राहुल गांधी करते आए हैं। अब नया की बात बता रहा हूँ। बिहार में अब से पहले जो कोई भी नेता है हुए हैं, या जो कोई बाहर से नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वे बिहारियों की तारीफ इसलिए करते हैं कि बिहारी मजदूर बहुत अच्छे होते हैं। बिहार के बिना किसी राज्य में विकास की कल्पना नहीं वो देखते। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर मजदूर का काम खेती के लिए होता है तो बिहार के मजदूर अच्छे लगते हैं, अगर मकान बनाने के लिए काम की जरूरत पड़ती है तो बिहारी मजदूर उनको अच्छे लगते हैं। बिहार में जो प्रशांत किशोर की बात आपने भी किया, प्रशांत किशोर का कहना है कि प्रशांत किशोर की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले वो पलायन रोकेंगे, और पलायन रोकने का जो वो स्कीम दे रहे हैं, वे कह रहे हैं बिहार की जनता से, गांव में माता बुजुर्गों से अपील करते हैं कि अगर इस बार चुनाव के दौरान, या मतलब चुनाव के बाद भी छठ में या दीपावली में बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपने गांव जाते हैं, तो गांव में अपने बच्चों से, अपने घर के युवाओं से आप कहिएगा कि वो बिहार में ही रुकें। उन्हें 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अब मजबूरी में किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या उसके पाएंगे धरातल पर करने के लिए उन्होंने जो प्लान बताया है, उनका प्लान ये है कि लोग, किसी को आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो वो खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, या रोजगार करते हैं। अब बिहार में खेती के लिए मजदूर नहीं है, क्योंकि सारे युवा पंजाब, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में चले जाते हैं। अब प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो वे मजदूरों को मनरेगा से, खेती मजदूरों को मनरेगा से जोड़ देंगे। किसानों से अपील करेंगे कि वो कैश क्रॉप की खेती करें, और किसान, और जो मुफ्त मजदूर जो है सरकार देगी, सरकार मजदूरों को पैसा देगी, और सरकार 365 दिन लोगों को मजदूरी देगा। जो मजदूर काम करने वाला होगा उसे देगा, यानी कि काम 365 दिन का है। ठीक, पहले। दूसरी, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उनको आर्थिक जो क्षमता होती है नहीं होती है, तो उसके लिए सरकार 4% की दर पर ब्याज, और क्या कहते हैं कि पूंजी की उपलब्धता कराएगी। उदाहरण के लिए, आप बिहार के दौरे से आए तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रवक्ता बन गए। नहीं, प्रवक्ता बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस, तेजस्वी यादव, अब आपको बता रहा हूं, जेडीयू, पासवान, देखिए इन सबको आपने किनारे पर रख दिया। आपसे प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मतलब इन पार्टियों को कोई अस्तित्व है नहीं क्या बिहार में? इन पार्टियों का बहुत अस्तित्व है, प्रभावी अस्तित्व है। आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो तेजस्वी यादव की अभी तक की जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे के रूप में है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री वे बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने ऐसी कोई प्रभावी छाप नहीं छोड़ी जिसकी वजह से मैं एन भारत पर तेजस्वी यादव की चर्चा करूं। अब नीतीश कुमार जी की अगर आप बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी 2005 से 2010 के दौर में, जब लालू यादव और राबड़ी
देवी का दौर मुख्यमंत्री के रूप में खत्म हुआ था, तब बहुत ही बेहद प्रभावी रहा था। उसकी प्रशंसा पूरा बिहार करता है और बिहार के बाहर के लोग भी करते हैं। लेकिन उसके बाद उनका वो करिश्माई नेतृत्व, सुशासन वाला नेतृत्व नदारद ही रहा, गायब ही रहा। अभी वर्तमान हालात ये है कि उन्होंने पिछले चुनाव में जनता से अपील की थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है 2020 में। इस बार आपके पास भी वीडियो। हाँ, इस बार जीतने। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार की चर्चा करूं, तो प्रशांत किशोर बदले में कहते हैं मोदी जी पटना आए थे, उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि अगर मोदी जी में दम है तो ये घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है उनकी गठबंधन का वो नीतीश कुमार होंगे। जब मोदी जी खुद ही उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर नहीं देख रहे, तो भला एक पत्रकार के रूप में और एक नागरिक के, बिहार के नागरिक के रूप में मैं कैसे उन्हें देख सकता हूं? तो मतलब यह है कि अब बिहार जो है लगभग, जैसे मैं आपको समझ पाया हूं अभी तक इस इंटरव्यू के दौरान, कि बिहार इस बार जन स्वराज जो नाम प्रशांत किशोर ने रखा है, प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं धरातल पर, बिहार वहां पहुंच रहा है क्या इस बार? देखिए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से मेहनत वो कर रहे हैं, उनकी जो दीवानगी है गांव के लोगों में, गरीब गुरबों में, बच्चों में, युवाओं में, वो अद्भुत है। ये दशकों में एकाध नेता ऐसा आता है जिसके लिए इस तरीके की दीवानगी रहती है। तो ये चीज अब, इससे पहले कब हुआ था कि किसी ने आवाज दी थी जो बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं वो अपने घर लौटे? आपने कोविड काल में देखा था लोग किस तरह बेआबरू होकर अपने घर लौटे थे, ठीक। और फिर कोविड खत्म होते ही, चूंकि मैं बिहार का हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो मैंने देखा था कि हमारे गांव के बाहर भी पंजाब की बसें लगी हुई थी वहां के मजदूरों को ढोने के लिए, ताकि वहां की कटाई हो सके, वहां की बुआई हो सके, वहां की रुपाई हो सके। लेकिन अब कोई तो ऐसा नेता आया है जो ये कह रहा है कि बिहारी को मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। और रही बात शिक्षा की, आपने बात की थी कि शिक्षा के लिए क्या, तो शिक्षा के लिए बताऊं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था वाकई दयनीय हालात में है अभी। और ये कहते हुए मैं बड़े तकलीफ के साथ कहता हूं कि वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वहां से लोग पलायन करते हैं, शिक्षा लेने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। तो प्रशांत किशोर ने इसका फार्मूला दिया है कि जब तक सरकार सरकारी व्यवस्था के तहत लोगों को शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है, तब तक किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और फीस उस प्राइवेट स्कूल की सरकार अपनी तरफ से भरेगी। बहुत शानदार। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि इस पर तो सरकार का बहुत बड़ा बोझ बढ़ेगा, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि आप जो सोचते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें सरकार को बोझ नहीं पड़ता है, उसमें लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है, यहां तो फिर भी कम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये जितनी बातें मैंने कही है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी था और प्रशांत किशोर के नजरिए से कही है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान का आपने जिक्र किया। चिराग पासवान की हालात अभी ये है कि अगर कोई राजनीतिक दल का नेता अपने लड़के को या लड़की को अपने दल में टिकट नहीं दिलवा पाता है, तो उसके पसंद की पार्टी रहती है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और उससे टिकट दिला करके उनको जितवाते हैं, नेता बनवा, ठीक है। नेता बनाने की एक प्रयोगशाला जो है बन करके रह गई है चिराग पासवान की पार्टी। तो कुल मिलाकर ये है कि अब बिहार परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो रहा है और बिहार बदलने की तरफ भी बढ़ रहा है। बिहार क्या करेगा और कैसे बदलेगा? केवल ये बात मैं नहीं कह रहा, अभी जो वर्तमान में कुछ सर्वे हुए हैं और कई सर्वे का जिक्र आया है, उसमें सी वोटर का बड़ा जो है ये 15 दिन पहले आया था, उससे पहले 1 महीना पहले और किया था, उसमें और इसमें प्रशांत किशोर का जो ग्राफ इन्होंने दिखाया है, नंबर 1 नेता के तौर पर बिहार में प्रशांत किशोर को दिखाया गया है, नंबर 2 नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को दिखाया गया है, और मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी हैं वो तीसरे नंबर पर है। 30 नंबर पर, मतलब कुल मिलाकर यह है कि बिहार परिवर्तन की तरफ बढ़ सकता है। बिहार परिवर्तन की तरफ बढ़ सकता है अगर यही मोमेंटम जन स्वराज पार्टी बनाए रखे। हालांकि ये चीज एक और दिलचस्प नोट यहां मुझे जोड़ना है कि बिना चुनाव लड़े प्रशांत किशोर जी का दावा है कि जन स्वराज पार्टी बिहार की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बन गई है कार्यकर्ताओं के लिहाज से, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो उनके अधिकारी उन्होंने अलग अलग बनाए हैं उनके लिहाज से। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार पर ये बड़ी परिचर्चा करने के लिए। क्योंकि समय की कमी है दोस्तों, हम बिहार पर फिर चर्चा करेंगे। मिश्रा जी फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और पॉलिटिकल भारत के जरिए आपके पास बिहार की हर वो खबर पहुंचाएंगे। खुद मिश्रा जी जो खबर आपसे जुड़ी है, बिहार से जुड़ी है, बिहार के विकास से जुड़ी है, बिहार की राजनीति से जुड़ी है। अगर तेजस्वी यादव नंबर 2 के नेता हैं और प्रशांत किशोर नंबर 1 के नेता बन रहे हैं सर्वे में, और अगर बीजेपी और उनके गठबंधन का कोई भी नेता नंबर 1 और नंबर 2 में नहीं है, तो ये बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। उन्हें ये सोचना होगा कि इतने साल शासन करने के बाद भी अगर आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं बिहार में, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बात और कही जाती है कि बिहार आज भले ही अपनी बेगारी पर आंसू बहा रहा हो, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से परिवर्तन बड़े स्तर पर दूर तक पहुंचता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से शिक्षा का उदय हुआ था, जहां शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र बिहार रहा है। तो अगर बिहारियों को अगर कमजोर समझने की कोशिश कोई कर रहा है तो ये उसके लिए गलतफहमी होगी। आने वाले वक्त में देखना होगा जन स्वराज पार्टी किस तरीके से बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों का किला ध्वस्त करती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल नमस्कार। और सर कैसी रही यात्रा? बहुत बिहार से लौटे आप, चर्चा यही करी जाएगी दोस्तों। बस हम शुरू करते हैं।